Hello students, today we are going to discuss formal and informal organization. In the last class we have discussed about the structure, organizational structure that are of two types, functional structure and divisional structure. Now next is formal and informal organization. Formal organization. It refers to the structure of relationship deliberately designed by the top management to attain the objectives. Here the responsibility, authority, etc. will be specified. Every subordinate is expected to obey his superior in the formal chain of command. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में या सुपीरियर एम्प्लॉय के बीच में जो डेलिब्रेटली या इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, जिसमें हर चीज़ फॉर्मल होती है और फॉर्मल चेन ही फॉलो होती है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क टास्क जो होते हैं और ड्यूटीज़ जो होती हैं वो सब कुछ क्या होती है, बहुत क्लियर होती है। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को अपने सुपीरियर से जो है फॉर्मल रिलेशंस रखने हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करना है उसके बारे में बात करनी है। आप अपनी पर्सनल बात उनसे शेयर नहीं करोगे, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स यू आर फॉर्मली अटैच और लिंक विद योर सुपीरियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फीचर्स, कि इसके मेन करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इट इज़ वेल डिफाइंड इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट क्लैरिफाइज एज टू हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom। इसका मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट के जो रिलेशन होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो डेलिब्रेटली जो रिलेशन क्रिएट किया जाता है उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड फीचर इज रूल्स एंड प्रोसीजर। इट ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं एक्टिविटीज़ को to achieve the goal of the organization. The main focus will be on achieving the goal or target of the organization and nothing else. आप अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करोगे, आपका मेन फोकस क्या रहेगा, काम के ऊपर रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन की क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उनको कैसे अचीव करना है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन सबको आपको फॉलो करना है। थर्ड इज डेलिब्रेटली क्रिएटेड by the top management to facilitate smooth functioning of the organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है डेलिब्रेटली या इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, जिससे कि हर चीज़ क्लियर हो, जो भी टास्क ड्यूटीज़ हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई डुप्लीकेसी ना हो, और जो टारगेट है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे कि एंड रिजल्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन का एम है, जो टारगेट है, उसको अचीव किया जा सके। बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रन ऑन formal lines, there is no informality, there is no other way to avoid your goal, to avoid your duties. Next is emphasis on work. It give priority to the work rather than individual. हर चीज़ जो है काम से रिलेटेड होगी, मेन फोकस काम पे होगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को अपने सुपीरियर के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज एक स्टूडेंट जो है अपना जो है कोई डाउट है वो टीचर से पूछता है, तो टीचर उस बच्चे का डाउट क्लियर करता है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज
लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, कि टीचर ने जो है डाउट जो था वो क्लियर कर दिया, दैट्स इट। बट अगर वो बच्चों से के साथ आउटिंग पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तब उस केस में जो है कोई टारगेट अचीव नहीं करना, वहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही, उसमें कोई आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे, तो उसमें फॉर्मल लाइंस नहीं होंगी, उसमें आप क्या हो गए, फ्रैंक होके रह सकते हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेज। एडवांटेज या मेरिट्स कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड। इसमें आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया जाता है, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होती। इन केस अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते, तो उस केस में आप जो है आप ही अकाउंटेबल होगे, आपको ही रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। यू हैव टू वर्क, you have to achieve your task on the time allotted to you, otherwise you are answerable for incomplete work. Second is avoidance of duplication of work. Since the role of each individual is clearly specified, there is no chance of duplication. हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को बिल्कुल क्लियरली उसको उसकी ड्यूटीज असाइन की जाती है, उसको टास्क दिया जाता है कि किसको क्या काम करना है, किसको किससे ऑर्डर लेना है, तो डुप्लीकेशन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन और देयर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ डुप्लीकेशन। हर कोई अपने काम से बिल्कुल क्लियर है, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, किससे उसको इंस्ट्रक्शंस लेनी है, किससे गाइडेंस लेनी है, किसको फॉलो करना है, तो डुप्लीकेशन के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। Communication through the chain of command ensures unity of command. यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर फॉलो होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे फॉलो होगा? बिकॉज एवरी एम्प्लॉय नो फ्रॉम whom दे हैव टू रिसीव द ऑर्डर एंड फ्रॉम whom दे हैव टू रिपोर्ट। हर एम्प्लॉय को इस बात का बिल्कुल क्लियर होता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या टास्क दिया गया है, उसको किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करनी है। तो चेन ऑफ कमांड या प्रिंसिपल ऑफ कमांड जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। नेक्स्ट है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज फ्रेमवर्क फॉर द जॉब टू बी परफॉर्म बाय ईच एम्प्लॉय एंड इट एंश्योर्स द अटेनमेंट ऑफ गोल। जब हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, हर किसी को उसकी ड्यूटी, टास्क, एक्टिविटीज असाइन कर दी है और इस तरह से फ्रेमवर्क बनाया गया है कि एवरीबॉडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट देयर टास्क, तो गोल अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड रिजल्ट है, गोल है, वो इजीली अचीव हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। कम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग करती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती और एंड रिजल्ट अचीव करना जो है इजी हो जाता है। लास्ट इज स्टेबिलिटी। स्पेसिफिक रूल, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब सबको सबका काम पता है, सबको अपना ड्यूटी पता है, टास्क पता है और हर एम्प्लॉय जो है सिर्फ अपने काम से ही क्या स्ट्रिक्ट है, तो फालतू की चीज़ों में वो ध्यान नहीं देते, जिससे काम जो है वो टाइमली हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी जो है वो भी बनी रहती है। एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना काम स्ट्रिक्टली करेंगे तो उनमें बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और वो अपना काम जो है ईजीली कर सकेंगे और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल होके काम करेंगे, स्टेबल होके काम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ द डिसएडवांटेज कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डीमेरिट्स होती हैं। कुछ क्या क्या डीमेरिट्स होती हैं या डिसएडवांटेज होती हैं? फर्स्ट है प्रोसीजरल डिले। इट इज़ बिकॉज द कम्युनिकेशन इज पास थ्रू द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ चेन से पास होती है, टॉप लेवल से चलेगी, फिर उसके बाद नीचे मिडल के पास आएगी, मिडल से फिर लोअर के पास आएगी। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप होने की वजह से डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डिले हो जाती है और हर उसमें हर पॉइंट पे टाइम लगने की वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती।
No creativity. Employees cannot deviate from the rules and procedure laid down by the top management. Hence, there is no chance for creativity. इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी हैमर हो जाती है। क्यों हैमर हो जाती है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सिर्फ उतना ही काम करना है जितना उनको समझाया है, जो उनको टास्क और ड्यूटी असाइन दी गई है। वो अपने आप से अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फॉलो कर सकते। जो टॉप मैनेजमेंट ने रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस उन्हें दे दी, उनको सिर्फ वही फॉलो करना होता है। इससे क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी डैमेज होती है, स्पॉइल हो जाती है। लास्ट डिसएडवांटेज है मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर ही सारा फोकस होता है। कोई पर्सन बीमार है, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मैटर नहीं करती। सिर्फ मैटर करती है कि उसको जो टारगेट दिया था, जो उसको ड्यूटी दी थी, जो उसको वर्क दिया है, उसको वो वर्क टाइमली देना है। तो इस टाइप से क्या है, सिर्फ फोकस किस पे होगा, काम पे होगा। और ह्यूमन रिलेशन जो हैं वो स्पॉइल होते हैं, डैमेज होते हैं। ह्यूमन रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की एम, टारगेट और गोल को ही क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। दैट्स इट। थैंक यू।